नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो पीडीएफ डिलीट हो जाने के कारण जो है हम एमसीक्यूज नहीं बना पाए, यानी कल का वीडियो जो था एमसीक्यूज संबंधित था। और वह जो एमसीक्यूज है हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि कहाँ से हम जो है वो एमसीक्यूज करवाने वाले हैं। हमने आपको 4-5 पेज वहाँ पे अपलोड कर दिया था, वहीं से जो है हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले थे। और वो 4-5 पेज किस किताब से थे? तो वो भाई योगेंद्रजीत किताब से थे। भाई योगेंद्र जी किताब से थे और उसी से हम जो है एमसीक्यू सीरीज जो है हम यहाँ पे चला रहे हैं। ओके, तो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। अगर कल या परसों फिर से जो एमसीक्यूज बना के आपको नया वीडियो अवेलेबल में लाया जाएगा, आप उसी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज जो वीडियो है आज का वह होगा थ्योरी संबंधित। ओके, थ्योरी संबंधित है और यह जो है हमारे दोस्तों की मांग की वजह से हम जो है इन वीडियो को भी शुरू किया है। तो पिछली वीडियो में जो है हम भाषा, अर्थ, परिभाषा, महत्व, प्रकृति और स्वरूप के बारे में देखा था और उसी से संबंधित जो है छोटी सी जानकारी रह गई थी, मैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बता दूंगा। और तो उसके साथ ही क्या होता है, उसके साथ ही यह जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। इसे देखिए, ये दोनों के लिए है, ये एपी और तेलंगाना, एपी और तेलंगाना दोनों के लिए जो है क्लासेस है। ऐसा नहीं है कि ओनली जो है तेलंगाना वालों को। तो यहाँ पे देखिए डीएस तेलंगाना डीएससी लैंग्वेज पंडित और स्कूल असिस्टेंट, वही जो आप देखिए एपी में क्या होता है उनका ये सिलेबस आपको दिखाई देता हूँ। पहले ये सिलेबस यहाँ तक देखिए, इतना देख लिए तो चलिए मैं उनका एपी वालों का भी यहाँ पे सिलेबस दिखा देता हूँ। यह रहा एपी सिलेबस। इसमें देखिए एपी डीएससी टीजीटी और पीजीटी कहा जाता है। डीएससी के थ्रू जो है वो टीजीटी और पीजीटी के जो है वैकेंसीज फिलअप किए थे, उनका जो वेबसाइट होता है वहीं से मैंने इसको लिया है। तो यहाँ पे देखिए उनका भी सिलेबस देखिए इस तरह से, यानी वो लिखने का जो ढंग है, वो जो उनका जो सिलेबस देने का जो तरीका है, जो शैली है, उनको देखिए है। यहाँ पे देखिए सेम भाषा, अर्थ, परिभाषा, महत्व, प्रकृति और स्वरूप यहाँ से खत्म हो जाता है। देखिए तो एपी और तेलंगाना, एपी और तेलंगाना दोनों के लिए है ये क्लासेस जो है, दोनों के लिए है। कोई चिंता मत कीजिए कि सर ये तेलंगाना के लिए है, सर ये एपी के लिए, ऐसा नहीं, ये दोनों के लिए है। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। ओके, तो इसलिए चिंता मत कीजिए। जो थोड़ा बहुत रह गया था उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ और ये छोटी सी वीडियो होगी। अगला जो वीडियो होगा वो होगा हिंदी भाषा से संबंधित होगा, मैं आपको वो बता देता हूँ। ओके, तो चलिए देर नहीं करते हुए हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हम जो है पिछली वीडियो में जो है इसको देखा था भाषा की प्रकृति, यानी भाषा की प्रकृति और स्वरूप के बारे में हमने डिटेलली समझा था। तो यहाँ पे हम पहले जो है भाषा की प्रकृति के बारे में समझाया था, उसी के बारे में दोस्तों इसे हम कभी कभी आपको विशेषताएं, यानी विशेषता कहकर भी अगर पूछा जाए तो भी लगभग इसी तरह के जो है लक्षण होते हैं वही मिलते हैं। कि समझो भाषा की प्रकृति क्या है, प्रकृति से तात्पर्य है मूल रूप। ओके, गुण, उसके गुण क्या है? तो प्रकृति के गुण क्या है? भाषा सामाजिक है, उसका ही गुण है, समाज में विचारों का आदान प्रदान के लिए ही बनी है, उसका एक गुण है। विशेषता भी यही होगी। तो भाषा सामाजिक है, ये प्रकृति है। विशेषता क्या होगी? भाषा समाज में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बनी है, ये विशेषता होगी। तो हेडिंग कोई भी हो, दोनों को लगभग समान है। ओके, तो इसलिए आपको उसको विशेषता कहे या प्रकृति कहे, ओके, प्रकृति कहे या उसे प्रवृत्ति कहे, प्रवृत्तियां कहे, तो आपको समझना है कि वही है। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रकृति पूछे या प्रवृत्ति पूछे, ओके, विशेषता पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, कंफ्यूज हो गए तो समझो चलिए पहले तो इसे देख लीजिए। ओके, हेडिंग से पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे सामाजिक, भाषा सामाजिक है, भाषा संप्रेषण का माध्यम है। ओके, आगे बढ़ते सब दिखा देता हूँ। देखिए भाषा जो है गतिशील या परिवर्तनशील है। ओके, भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा नियमबद्ध होती है, ये सब चीजें आपको विशेषताओं में भी दिखाई देगी। तो देखिए यह रही भाषा की विशेषता, सॉरी भाषा प्रकृति की जो विशेषता कह सकते हैं आप, भाषा की प्रवृत्तियां कह सकते हैं, भाषा की प्रकृति भी आप कह सकते हैं। तो प्रकृति के अंतर्गत मैंने बताया था विशेषता कहे या प्रवृत्तियां कहे। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, मैंने वहां पे बता दिया। यहाँ पे देखिए भाषा सामाजिक संपत्ति है, वहां पे है।
भाषा सतत प्रवाहमान सहज और नैसर्गिक है। नैसर्गिक का मतलब ही क्या है भाई? नैसर्गिक का मतलब ही नेचर है। अर्थ अब ओके, नेचर, नेचर यानी प्रकृति, नेचर यानी प्रकृति। तो वही है ना दोस्तों, प्रवृत्तियां कहे या विशेषता कहे। इसलिए मैं आपको इन दो शब्दों के लिए जो है आज कल परसों ही हो जाना था, वो वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, इसलिए आज के वीडियो में क्यों ना बता दूं, छोटा सा वीडियो बनाकर, इसलिए जो है मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ओके, देखिए भाषा अर्जित संपत्ति है, वहाँ पे दे भाषा परिवर्तनशील, वहाँ देखा है हमने, भाषा जो है परिवर्तनशील है। भाषा भाव वही है ना, व्यक्ति एक दूसरे का संप्रेषण, संप्रेषण के बारे में वहाँ भी देखा है हमने, देखा है ना। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, अनुकरण के बारे में भी वहाँ देखा है। ओके, भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है तथा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर जाती है, ये भी है। ओके, नेक्स्ट भाषा परंपरागत, या देखिए परंपरागत वस्तु है ना, परंपरा से चली आती है ना। नेक्स्ट भाषा जो है, प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है, 100% अलग अलग होती है। क्या हिंदी में ये लिख सकते क्या? हाँ, ए बी सी लिख सकते? नहीं लिख सकते ना। तो हिंदी में क्या लिखते? अ आ ई ये लिख सकते ना। उर्दू में लिख सकते हैं, उर्दू में इस मुझे नहीं आता है फिर भी। ओके, तो अलग अलग होती है ना, पृथक पृथक होती है कि नहीं? प्रत्येक भाषा की संरचना जो है अलग होती है, पृथक होती है। संरचना, जब भी इस शब्द को पढ़ो उसको समझो यारो, संरचना के बारे में वो क्या कहना चाह रहा है। संरचना यानी बनना, एक जोड़ के एक जोड़ को, एक जोड़ दो जोड़ के उसे बनाना। हमने क्या किया था? 52 ध्वनियां पहली थी, अभी विशिष्ट व्यंजन आया, यानी 53 ध्वनियों को बनाकर हमने क्या किया? पहले शब्द बनाए ध्वनियों के माध्यम से। शब्द बनाए ना, पहले तो वर्ण बन जाते हैं, मगर वर्ण बनाया। ओके, हर ध्वनि का एक वर्ण है, फिर उसके बाद वर्णों को मिला के शब्द बनाया, शब्द को बना के क्या किया? वाक्य बनाए, वाक्य बनाया ना, फिर पद बनाया, बनाया कि नहीं? ये है, यानी ये संरचना हो रही है, भाषा की संरचना है। अंग्रेजी में 26 है कि नहीं? इसका लेखन जो है, स्टाइल, लिखने का स्टाइल देवनागरी है। देवनागरी, देवनागरी का मतलब क्या है? देवनागरी यानी इसी तरह लिखना, इस तरह लिखना, इसी तरह लिखना, ये लिखावट जो शैली है इसे देवनागरी कहते हैं। इसे आप ऐसा लिखोगे, भी ऐसा नहीं, अगर इस तरह से लिखोगे तो ये शैली नहीं होती, ये रोमन शैली है। ठीक है, रोमन, ये देवनागरी, ये रोमन है, याद रखो, समझ में आया? तो आप भाषा की प्रकृति कहे या विशेषता कहे या प्रवृत्ति कहे, वही जो है लक्षण आपको दिखाई देंगे। ओके, आगे देखते हैं, छोटा सा है और थोड़ा बहुत है, उसके बारे में बोल देता हूं। हमने जो है पिछली वीडियो में इसे भी देखा था, स्वरूप के बारे में, यानी फॉर्म कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरा चर्चा किया था। यह ध्वन्यात्मक है, तो ये जो है व्याकरणिक है। ये क्या है? ये जो है हम स्वरूप देखा था, व्याकरणिक तौर पे देखा था। व्याकरणिक, व्याकरणिक, व्याकरणिक का मतलब क्या है? व्याकरण के द्वारा देखा था। शाब्दिक, ध्वन्यात्मक, ये क्या है? वाक्यात्मक, ये सब व्याकरण के बारे में, उसे व्याकरणिक कहते हैं। ओके, ये जो स्वरूप है व्याकरणिक स्वरूप है। कौन से स्वरूप है? व्याकरणिक स्वरूप है। तो हम आज देखने वाले भाषिक स्वरूप। हम क्या देखने वाले? भाषिक स्वरूप। भाषिक स्वरूप क्या होता है, ये नया दिख रहा है हमको। तो हमने तो ये जो है व्याकरणिक स्वरूप, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, ये व्याकरणिक ध्वन्यात्मक स्वरूप शब्द, ये व्याकरणिक है, जो स्वरूप है ये व्याकरणिक है। ओके, हम आज क्या देखने वाले? शाब्दिक स्वरूप के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाषा के विविध रूप है, यहीं पे भाषा के विविध, ये जो है यानी भाषिक तौर पर भाषा के विविध रूप है। वो कौन से? मातृभाषा। ओके, भाषा जो है मातृभाषा, बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है वह उसी परिवार की भाषा को बोलने समझने लगता है, वह भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। इस मातृभाषा को वह जीवन भर कभी नहीं भूलता। 100% हमारी जो मदर टंग होती है उसे हमने कभी भूला है? नहीं, कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि वो अपने परिवार से सीखता है, और शुरुआत से जब बच्चा रहता है उसी समय से जो वो सीखता है। तो ये जो है भाषिक स्वरूप से, ये क्या है? भाषिक, मातृभाषा, कृत्रिम भाषा, कूट भाषा जो है भाषिक स्वरूप है। ओके, अगला देखिए, कृत्रिम भाषा किसे कहते हैं? यानी आर्टिफिशियल लैंग्वेज। किस प्रकार की भाषा को रिकॉर्ड किया जाए तो ऐसी भाषा कृत्रिम भाषा कहलाती है। तो कृत्रिम भाषा से छेड़छाड़ किया जा सकता है, अर्थात इसके शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है, इसकी आवाज को भी बदला जा सकता है, उसे क्या कह सकते हैं? कृत्रिम भाषा कह सकते हैं। ओके, अगला देखिए, ये कंप्यूटर लैंग्वेज भी कह सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट, कूट भाषा, सीक्रेट लैंग्वेज। वो क्या है? यदि भाषा को किसी कोड द्वारा निरूपित किया जाए तो ऐसी भाषा कूट भाषा कहलाती है। यदि भाषा को किसी कोड द्वारा निरूपित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे
कूट भाषा कहते हैं। समझ में आया? तो यह जो भाषा है, इसके अगर उदाहरण आपको बताऊं तो ये अर्थमेटिक और रीजनिंग में आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे एप्पल है, APPLE। अगर इसको हमने कोड में कन्वर्ट कर दिया समझो तो वो क्या होता है, B, ओके, Q, ओके, LF। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक अक्षर में +1 लिखेगा। प्रत्येक अक्षर में क्या होगा, +1। ए के बाद क्या होगा, B आएगा। ओके, नेक्स्ट। तो लिखता जाएगा तो बनाना को तो ऐसा लिखेंगे तो आप बनाना को देखिए, बनाना को आपको समझो बनाना है, ये ना ये है। इसको अगर आप कोड लैंग्वेज में देखो, कोड भाषा ने कोड लैंग्वेज BOBOB इस तरह से लिखोगे तो ये क्या होगा, ये जो है कूट भाषा है। ये क्या है, कूट भाषा है। समझ में आया? ऐसा आसान आपको कोई समझाएगा नहीं मेरे ख्याल से। अगला देखिए, अगला विशिष्ट भाषा। अगला जो है विशिष्ट भाषा। विशिष्ट भाषा यानी प्रोफेशनल लैंग्वेज। किसी विशेष वस्तु की भाषा विशिष्ट भाषा कहलाती है। उसे क्या है, कंप्यूटर से बाइनरी भाषा विशिष्ट भाषा है। बाइनरी भाषा क्या है, हर 1-2 के लिए वो बाइनरी 1 0 1 0 1 इस तरह का जो है वो प्रयोग करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं इसे। ओके, कंप्यूटर में इसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। उसे जो है प्रोफेशनल यानी विशिष्ट भाषा कहते हैं हम। नेक्स्ट, व्यक्ति बोली भाषा यानी देखिए, व्यक्ति द्वारा किसी भाषा को बोलने का तरीका व्यक्ति बोली भाषा कहलाती है। जो बोलने का तरीका होता है उसे ही व्यक्ति बोली भाषा कहते हैं। अर्थात कुछ व्यक्ति किसी भाषा को अपने स्टाइल में बोलते हैं तो ऐसी भाषा व्यक्ति बोली भाषा कहलाती है। जैसे मैं अभी सिंपल में बोल रहा हूँ, तो अगर थोड़ा हट के बोलूं, किसी व्यक्ति द्वारा बोलने की तरीका व्यक्ति बोली भाषा कहलाती है, अगर ऐसा कहूंगा तो उसका जो बोलने का तरीका है वही व्यक्ति बोली भाषा है। समझ में आया? ओके, अगली भाषा देखिए, विभाषा या उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली। इसके बारे में देखो कितने नाम है इसको। ओके, ये क्या है देखेंगे। ये है भाषा का छोटा रूप। भाषा का छोटा रूप उपभाषा या विभाषा कहलाता है। भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया। ये कुछ नहीं दोस्तों, अगर गंगा नदी है समझो, ये नदी है। ओके, गंगा नदी है, इसकी उपनदियां यहाँ से आ रही है, उपनदी है, गंगा की नदी है। ओके, ये गंगा की उपनदी क्या होती है, नदी में गंगा में मिल, ये क्या हो जाते हैं, ये छोटी नदियां हो जाती है ना। वैसे ही भाषा की जो है बोलियां होती है। क्या होती है, बोलियां होती है, वही भाषा में जाके मिल जाती है, वो भाषा के तौर पर काम करने लगती है। तो ये सब बोलियां क्या होती है, भाषा में मिल जाती। तो जो आज अवधि है, जो ब्रज है, राजस्थानी है, जो भाषा यानी बोलियां थी पहले समय में। ओके, कुछ पहले वैदिक काल से लेकर प्राकृत से लेकर वैदिक प्राकृत पाली से लेकर अपभ्रंश तक जो बोलियां थी वो सब मिला के जो है हिंदी बन गई है। समझ में आया? तो वही है ये उदाहरण। ओके, तो देखिए, भाषा का छोटा रूप भाषा उपभाषा कहलाता है। भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया। वो कौन से 5 उपभाषा है कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, वो कौन सी 5 उपभाषा है। ओके, अगला राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। ये मैंने क्या पढ़ा, भाषिक रूप पढ़ा रहा हूं मैं, भाषिक रूप। जो भाषा किसी राज्य में सबसे अधिक विकसित हो, अर्थात बोली समझी जाती है, उसका पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार हो जाता है, ऐसी भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। वो उस राष्ट्र की पहचान होती है। तो हमारे पास तो राष्ट्रभाषा के तौर पर नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि राष्ट्रभाषा जो है हिंदी को मानते हैं, मगर हिंदी जो है राजभाषा है। हिंदी क्या है, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो हमें हमारे देश के लिए जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी को ही हम क्या कहते हैं, यानी अनौपचारिक तौर पर जो है, अनऑफिशियली जो है, हम हिंदी को है राष्ट्रभाषा कहते हैं। ओके, देखिए अगले राजभाषा। देखिए, राजभाषा सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। जो राजभाषा किसे कहते हैं, सरकारी कामकाज में पत्र व्यवहार होता है, कामकाज होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। ओके, अगली देखिए, मानक भाषा या परिनिष्ठ भाषा किसे कहते हैं। देखिए, भाषा का शुद्ध प्रतिष्ठित रूप मानक भाषा कहलाता है। मानक यानी शुद्ध रूप, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वही मानक भाषा है। हिंदी की आज की जो हिंदी है वो मानक भाषा है।
मानक भाषा है। कैसे सर वो मानक भाषा है? तो हमने पहले थोड़े वो चेंजेस करते करते आए थे, तो हमने सुधार करते हुए आए कि अभी उसे को मान रहे हैं, जिसको हम मान रहे हैं उसे मानक कहते हैं, जिसे हम मान रहे हैं उसे मानक भाषा कहते हैं। उसमें जो है गलतियां कुछ नहीं होती, शुद्ध प्रतिष्ठित होती है, यानी उसमें छाट छाट कर शुद्ध बनाया गया। जो प्राकृत में व्यंजन थे फिर हिंदी में रह गए, संस्कृत में जो थे हिंदी में है, पाली में अपभ्रंश में जो थे कुछ थे बाद में चले गए। हाँ, तो इस तरह से जो है आज हम मानक भाषा के तौर पर हिंदी को देख रहे हैं। ओके, हिंदी जो है मानक भाषा है। देखिए यहाँ पे जैसे नई मानक रूप नई का मानक रूप नहीं है यहाँ पे। ओके, ठंडा का मानक रूप ठंडा है। ओके, तो हाँ समझ में आया। यहाँ पे इसका जो मानक रूप है यह है। ओके, ये है, हम मान रहे हैं इसका ठंडा का जो है ये है, तो हम इसको जो है मानक भाषा कहते हैं। देखिए अगला है अपभाषा या अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा किसे कहते? देखिए मानक भाषा का उल्टा अमानक भाषा, ठंडा, नई, आदिम, अमानक भाषा। जो पहले थी यानी अपभ्रष्ट थी, जो सुधारा नहीं गया था, उसे क्या कहते? नेक्स्ट हम जो है भाषा विकास के जो है प्रमुख चरण के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें देखिए पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा, चौथा है आंगिक भाषा, पांचवा है यांत्रिक भाषा जो है इसको हम देखेंगे। एक क्रम में आया है। ओके, तो देखिए पहले जो है हम मौखिक भाषा क्या होता है उसको हम देखते हैं। ओके, देखिए मौखिक भाषा के बारे में हम शुरू करने से पहले आपको यह बता देना चाहते हैं कि जो भाषा विकास का जो चरण होता है, बच्चा जब जन्म लेता है उस समय से ही शुरू होता है। अगर साइकोलॉजी के तौर से देखा जाए तो फिर जन्म के बाद ध्वनि आती है, ध्वनियों का वो अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है लिटरेचर के माध्यम से जो है हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ना कि साइकोलॉजी के तौर पर यहाँ पे हम सीख रहे हैं। वो भी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए देखिए मौखिक भाषा, यह भाषा मूल रूप है, यानी भाषा का मूल रूप है और सबसे प्राचीनतम है। ओके, मौखिक भाषा का जन्म मानव के जन्म के साथ ही हुआ है। मौखिक का मतलब क्या है भाई? ओरल लैंग्वेज, यानी बोलना। ओके, बोलना यानी आवाज के साथ ना, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये जो मुंह से बोला जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ओके, मानव जन्म के साथ साथ ही बोलना शुरू कर देता है। जब श्रोता सामने होता है तब मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये भाषा का कब प्रयोग किया जाता है? जब मेरे सामने कोई व्यक्ति है तभी क्या कर सकता हूँ, मैं उससे बात कर सकता हूँ, उस समय ही इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई होती है वह है ध्वनि। ध्वनि जो है इसका मूल है, समझे? तो इसी के ऊपर जो है वो भाषा जो आधारित है। अगर ध्वनि नहीं है तो ये नहीं है, इसके ऊपर बैठा है। ऐसा समझो कि मौखिक भाषा है ये जो बेसमेंट है। ओके, ध्वनि जो है बेसमेंट है समझो, तो इसके ऊपर क्या है, घर बन रहा है। तो वही है यहाँ पे, समझ में आया? तो मौखिक भाषा कब है? ध्वनि नहीं है तो मौखिक भाषा भी नहीं है, तो इसी के ऊपर वो आधारित है। इन्हीं ध्वनियों से शब्द बनते हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। इसी से तो वीट वीट सब मिलके घर बन जाता है ना। तो ध्वनि जो है इसका आधार है। देखिए उदाहरण देखिए, फोन पर बातचीत करना क्या है? ये भी मौखिक भाषा है। जब दो लोग टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो तब समझ जाना कि ये जो है मौखिक भाषा है। क्या है? मौखिक भाषा। ओके, अगला देखिए, अगला भी उदाहरण देखिए, भाषण देना, यानी भाषण देना ही मौखिक भाषा है। किसी सभा, कक्षा, मंच पर वक्ता द्वारा अपनी बात बोलकर कह रहा है, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं, जब व्यक्ति अपने सामने हो। दूसरा है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, जब श्रोता सामने ना हो। ओके, जब श्रोता सामने नहीं होता, यहाँ श्रोता सामने होता है। ओके, तब पहुंचा या उस ना हो तो उस तक बात पहुंचाने के लिए मनुष्य को लिखित की आवश्यकता पड़ती है। लिखित भाषा को सीखने के लिए प्रयत्न और अभ्यास जरूरी है। 100%। अगर जो आप बचपन में प्रयत्न के साथ ही तो सीखे हैं लिखित भाषा को, क्या ऐसे ही आपको आया है? अभ्यास किया है ना, उसी तो प्रयत्न और अभ्यास से ही वो आएगी लिखित भाषा। यह भाषा का स्थायी रूप, मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियो में, अगर वो कोई नहीं देखा तो देख लीजिएगा। फिर भी बोलता हूँ स्थायी, यानी यहाँ पे है, देखिए, जिससे हम
अपने भावों विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इसके द्वारा हम ज्ञान का संचय कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पांडुलिपियों के बारे में बताया था। ओके, पांडुलिपियाँ जो है मैंने उसके बारे में आपको बता दिया था। देखिए नोट क्या दिया है, देखिए यहाँ पे नोट, भाषा का मूल और प्राचीन रूप मौखिक है और लिखित रूप बाद में विकसित हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा का मौखिक रूप प्रधान रूप है और लिखित रूप गौण है। तो प्रधान रूप कौन सा है? मौखिक रूप है। कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो प्रधान रूप जो है मौखिक है, गौण कौन सा है? जो है लिखित रूप है। उदाहरण पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, ये जो है लिखित रूप है। कहानी को निकाल दे सकते हैं, ओरल भी कह सकते हैं कहानी। ओके, तो जीवनी भी कह सकते हैं मगर लिख कर, तो इसलिए इनको आप याद रखें। चलिए, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो है साइन लैंग्वेज, देखिए सांकेतिक भाषा निश्चित संकेतों पर आधारित एक व्यवस्थित भाषा है। जिन संकेतों के माध्यम से छोटे बच्चे या गूंगे लोग अपनी बात दूसरों तक समझाते हैं, दूसरों को समझाते हैं, तो इन संकेतों को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है, यानी इसको व्याकरण नहीं होता है। जो है अपने संकेतों के द्वारा, यानी बच्चा जो गूंगा है वो अपने संकेतों को, इशारों के द्वारा जो है समझाता है अगले वाले व्यक्ति के। उदाहरण देखिए तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण, यातायात नियंत्रित करने वाली पुलिस, यानी पुलिस जो है ट्रैफिक को जब नियंत्रित करती है तो हाथों से है वो उसको संभालती है, इशारों से उनको समझाती है। गूंगे बच्चों की वार्तालाप, ओके, छोटे बच्चों के इशारे, ये सब जो है सांकेतिक भाषा है, साइन लैंग्वेज है। ओके, उदाहरण, हाथों के तयशुदा चिन्हों से नमस्ते करना, ये एक। उंगलियों के संकेतों से संख्या बताना, हाथ में जो है उंगलियां उसके द्वारा विशेष चिन्हों से पानी, खाना, स्कूल जैसे शब्दों को बताना, तो इसे जो है सांकेतिक भाषा कहते हैं। अगली भाषा जो है आंगिक भाषा। देखिए ये आंगिक भाषा को देखते हम। आंगिक भाषा भावों की अभिव्यक्ति है। ओके, जबकि सांकेतिक भाषा क्या है? निश्चित संकेतों पर आधारित है, यानी दो अलग अलग है। आंगिक और सांकेतिक भाषा अलग अलग है, ये याद रखना। आधारित एक व्यवस्थित भाषा है। क्या है? जो संकेतों पर आधारित एक व्यवस्थित, उसके हर सिंबल डिसाइडेड होते हैं, किसके? सांकेतिक भाषा के। जबकि आंगिक भाषा से कोई भी सिंबल जो है डिसाइडेड नहीं होता है। ओके, देखिए उदाहरण, सिर हिलाकर हाँ या ना कहना, ये जो है आंगिक भाषा है। ओके, मुस्कुराकर खुशी व्यक्त करना, ये भी क्या है? आंगिक भाषा है। भौहें सिकोड़कर नाराजगी दिखाना, ये भी जो है आंगिक भाषा है। इसका ऐसा नहीं होते, सांकेतिक में निर्धारित किए होते हैं कि इसी संकेतों से आपको बात करना पड़ेगा, इसमें वैसा नहीं होता है आंगिक भाषा में। ओके, अगली भाषा देखिए। अगली भाषा यांत्रिक भाषा। यांत्रिक भाषा वह भाषा है जिसका उपयोग मशीनों, कंप्यूटरों, रोबोटों के संवाद करने के लिए किया जाता है। इसे कंप्यूटर या मशीनी की भाषा भी कहते हैं। आजकल सभी को रोबोट पता है। ओके, रोबोट पता है, उनकी जो भाषा होती है वो क्या है? यांत्रिक भाषा होती है, उसको याद रखना। उदाहरण देखिए, कंप्यूटर की बाइनरी भाषा 0-1। ओके, 0-1 जो है बाइनरी भाषा। प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन, सी, जावा, ये भी क्या है? यांत्रिक भाषा है। ओके, एटीएम में निर्देशित देना, आपने को एटीएम जब भी है, हम एटीएम में जाते हैं, जब विड्रॉ करते हैं तो वो हमें बताते रहता है, वो भी कौन सी भाषा है? तो वो यांत्रिक भाषा है। वो कौन सी है? यांत्रिक भाषा है। तो ये था दोस्तों भाषा। हम कल जो है ये भाषा से संबंधित वीडियो था। भाषा क्या है, पहले अर्थ को समझाता, फिर परिभाषा को समझाता, ओके, फिर भाषा को समझाता, फिर अर्थ की परिभाषा, फिर परिभाषा समझाती। उसके बाद जो है हमने उसकी प्रकृति और स्वरूप के बारे में समझाता। ये सब चीज़ें जो है हम पिछली वीडियो में देखा था, और इस वीडियो में जो पिछली वीडियो में छूट गया था वो हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ से जो है वो जो चैप्टर्स थे वो कंप्लीट हो गए। चैप्टर यानी जो 2-3 थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया फुल्ली कॉन्सेप्चुअली, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, यहाँ अगर डाउट है तो आगे आप समझ नहीं पाओगे, समझे? तो इसलिए कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पकड़ के जाना है हमको। ओके, धन्यवाद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए। ऐसे ही बने रहेगा और अपनी तैयारी जारी रखिएगा। फिर से मिलेंगे हम दूसरी वीडियो के साथ।